नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देवभूमि कल्चर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ चमोली के माना गांव से हुआ है। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना, गाँव की ओर वापसी को प्रोत्साहित करना और रोजगार पैदा करना है। फेस्टिवल में सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक और सामुदायिक भागीदारी को दिखाया जा रहा है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत कर विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहीं स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सीएम धामी का स्वागत भी किया है। सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग एवं सामुदायिक संबंधों को भी और सशक्त बनाएगा। जैसा आप सब देख रहे थे, अभी यहाँ पर हम लोग जब जिन महाविद्यालय, विद्यालय, ऐसे बच्चों ने, ऐसे छात्रों ने, ऐसे युवाओं ने शानदार अपना इस मंच पर अभिनय किया है, अपना प्रदर्शन किया है, उनके लिए भी एक शानदार मंच ये उनको देने का काम इस प्रकार का महोत्सव करता है। मैं इस भव्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना, पर्यटन विभाग और समस्त आयोजकों का, जिन्होंने भी इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने सीमावर्ती गांव हैं, उनके विकास और सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अन्य जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के बन जाने से आवागमन आसान हुआ है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और सामरिक विकास को भी एक नई मजबूती मिली है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र माणा, सीमांत क्षेत्र जौलीगांव, आदि कैलाश, गुंजी, सीमांत क्षेत्र हमारा हरसिल, मुखवा, ऐसे सभी दूरस्थ स्थानों का जो सामरिक दृष्टि से भी भारत के ऐसे सीमांत क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है, दौरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं और इनका विकास राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। और यहीं से, इसी माणा गांव से उन्होंने, जब माणा गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी थी, और उसके साथ साथ यह भी कहा था कि अब माणा और माणे जैसे जितने हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सभी गांव अब भारत के पहले गांव के रूप में माने जाएंगे। पहले गांव के रूप में उनको संज्ञा दी जाएगी, उनका विकास भी पहले गांव के रूप में किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को व्यापक रूप से पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हम बृहद स्तर पर काम कर रहे हैं। आज होम स्टे योजना के माध्यम से हमारे राज्य के दूरस्थ गांव भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं और हमारे राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अपने घर का जैसा एक घर का खान पान, घर का रहन सहन, घर का रहना आसान तरीके से उत्तराखंड में उनको उपलब्ध हो पा रहा है। इस योजना से न केवल हमारे जो ग्रामीण आर्थिकी है उसको सशक्त किया है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी
अनेक अवसर प्रदान किए हैं और जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है, उस पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लगाने का काम इस योजना ने किया है। भाइयों बहनों, तीर्थाटन और पर्यटन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण आधार है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हाल ही में हमने राज्य को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से देश की पहली योग नीति की भी शुरुआत की है। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की भी कामना की। इस मौके पर सीएम धामी का भव्य स्वागत भी किया गया। बीजेपी विधायक खजान दास से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान विधायक ने मन की बात कार्यक्रम के बारे में कहा है कि जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, लोगों का इसके प्रति रुझान भी बढ़ा है। साथ ही इससे लोगों का ज्ञानवर्धन भी होता है। राज्य की जयंती को लेकर विधायक ने कहा है कि यह सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब पीएम उत्तराखंड आते हैं, राज्य को सौगात देकर जाते हैं। भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब जिस तरह से मन की बात कार्यक्रम बड़े लेवल पर अब सुना जा रहा है और तमाम बीजेपी ने भी योजना बनाई है कि सभी नेता इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं, सुनवा भी रहे हैं लोगों तक, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और क्या कुछ खास आप इस प्रोग्राम से मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ा है और वो मन की बात जो करते हैं वो दिल से करते हैं और जो घटनाएं घटित होती है या हुई है, आदिकाल में भी जो घटनाएं घटित हुई है उसका जिक्र करते हैं और एक लोगों का ज्ञानवर्धन होता है। ये बहुत बड़ी बात है और आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश मन की बात को उनकी सुनता है और कुछ ना कुछ नया संदेश वो छोड़ के जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। आने वाले समय की भी वो बात करते हैं और जो बीता समय है उसकी भी बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस बात को मन में उतारा है और उनको दिल लगाकर उनकी मन की बात को सुनते हैं। विपक्ष लगातार ये मन की बात पर कटाक्ष करता है कि उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, विपक्ष का कहना, चाहे हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कितना भी अच्छा काम कर लें, किंतु उनका दायित्व भी है, वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे और ये उनकी जिम्मेदारी भी है और यही उनकी नैतिकता भी है। किंतु जब कोई कार्य अच्छा होता है, देश के हित में होता है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित में कार्य करते हैं, तो इस बात की भी कभी कभी सराहना करनी चाहिए। किंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस की और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी यही नीति रही है, क्योंकि उनका विरोध करना है तो करना है, यही उन्होंने ठाना है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि अभी 2 दिन का स्पेशल सत्र होने जा रहा है विधानसभा का, उत्तराखंड राज्य अपने 25 साल पूरे कर रहा है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? और क्योंकि राष्ट्रपति देश की आ रही हैं उत्तराखंड। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर को 25 वर्ष का होने जा रहा है, रजत जयंती का वर्ष है और ये हमारा सौभाग्य है उत्तराखंड वासियों की कि माननीय राष्ट्रपति जी हमारे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विधायकों को संबोधित करेंगी और एक प्रेरणादायक संदेश हम सबको प्राप्त होगा और सौभाग्य है हमारा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी आने के उम्मीद है कि 9 नवंबर जब हमारा 25 साल पूरे होंगे, तो जब हमारा जश्न मनाया जाएगा, तो उस जश्न को 4 चांद लगाने के लिए यदि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित होता है तो उत्तराखंड के हित में होगा, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आते हैं तो कुछ न कुछ नई सौगात
वो दे के जाते हैं। दो बड़ी हस्तियां आ रही हैं उत्तराखंड में, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं और इससे कितना फ़ायदा उत्तराखंड को मिलता है कि जब कोई केंद्रीय बड़ा नेता जब उत्तराखंड में आता है? देखिए, वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि है, और जब भगवान केदारनाथ की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं या अभी तक आए हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। इसलिए उनको हमसे ज़्यादा चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को है कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ रहा है, तो और भी चार चांद लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे, ये मैं करेंगे, ये मेरे विश्वास है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा अभी मिल रहा है बीजेपी को, और क्योंकि तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो प्रवास करें? देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि हमारे माननीय मंत्रीगण, जिनको हमने जिले के प्रभारी मंत्री बनाया है, वो जिलों में जाए, सरकार जनता के द्वार यानी कि ब्लॉक स्तर में भी प्रवास करें। हमारे 95 विकास खंड है, तो उसमें अगर जाएंगे तो प्रवास करेंगे तो वहाँ की जो समस्या है, जनता की समस्या है, जनता को देहरादून नहीं आना पड़ेगा, वो समस्याओं का समाधान वहीं पर होगा। और जब जिले में जाते हैं तो जिले स्तर की समीक्षा होती है, तो इसलिए माननीय मंत्रीगणों को अपने अपने ज़िलों में जाना चाहिए। हालांकि अभी आपदा के दौरान सभी मंत्री अपने अपने ज़िलों में गए थे, किंतु फिर भी जब कोई मंत्री बनता है तो एक विधानसभा का नहीं रह जाता, पूरे उत्तराखंड प्रदेश का वो मंत्री होता है। इसलिए उत्तराखंड प्रदेश के समस्त जनमानस की चिंता करना हम सबका दायित्व बनता है। मेरा सवाल ये भी है कि 25 सालों में कितना ये उत्तराखंड बदलता हुआ नजर आया आप लोगों को, क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड हो गया और अभी भी कई ऐसे विषय हैं जो उठते हैं। देखिए, जैसे जैसे विकास होता है उसकी विकास की और लालसा पैदा हो जाती है। एक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, और जैसे जैसे हम विकास की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसकी कड़ियाँ और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाने के लिए हमारी सरकार कोशिश करती है। और अभी जब 25 साल का उत्तराखंड होने जा रहा है, तो बहुत सारे कार्य उत्तराखंड में हुए हैं। जो शहीदों का एक सपना था, वो साकार होने का काम हुआ है, और आगे भी बहुत कुछ काम करने को है। और मैं चाहता हूँ कि जो शहीदों के सपने के आधार पर जिस तरह से शहीदों ने सोचा था कि उत्तराखंड का क्या हो और कैसा विकसित हो और युवाओं को रोजगार मिले, बहुत कुछ काम अभी करने को बाकी है। अंतिम सवाल मेरा यह है कि गड्ढा मुक्त सड़कें आप लोग कह रहे हैं कि होंगी, कब तक होंगी, किस तरह की कवायद? देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे अधिकारियों को निर्देशित किया था, और उसी के तहत काम भी हो रहा है। बहुत सारा काम अभी करने को बाकी है। मुझे लगता है कि अभी आज 26 तारीख है, यानी कि 31 तारीख तक तीव्र गति से काम होगा, और मुझे लगता है कि गड्ढा मुक्त सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त होगी, ये मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे काम करने को बाकी है, वो 4-5 दिन में सारे पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। खजानदार जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि उत्तराखंड अपने स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है, और ये रजत जयंती साल राज्य के गौरव और उपलब्धियों का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प निरंतर साकार हो रहा है। 2 दिन के विशेष सत्र को लेकर सांसद ने कहा है कि यह सत्र राज्य की अब तक की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर चिंतन मनन का अवसर है। आपदाओं जैसी चुनौतियों से जूझते हुए उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, और इस सत्र में आगे के रोड मैप पर भी सकारात्मक विमर्श होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्ष भी इस ऐतिहासिक अवसर पर रचनात्मक भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, रजत जयंती वर्ष है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विकल्प रहित संकल्प है कि इस 25वें वर्ष तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में आए। उसको लेकर के अथक प्रयास हो रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि 2 दिन का विशेष सत्र है, जिसमें अब तक का उत्तराखंड की प्रगति का सिंहावलोकन होगा। जो हमारी उपलब्धियां हैं वो सबके सामने आएंगी। राज्य आज कहाँ खड़ा है,
और मुझे लगता है सकारात्मक चिंतन मंथन होगा तो आगे का एक रोड मैप भी बनेगा कि आगे किस प्रकार राज्य, क्योंकि एक तो इस राज्य में आपदाएं अधिक आती हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य किस प्रकार और आगे बढ़ेगा, इस पर चिंतन मंथन होगा 2 दिन के सत्र में। तो मुझे लगता है विपक्ष भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बिहार में महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं बल्कि मजबूरी का गठबंधन है, बल्कि कहें तो लठबंधन है, जहां से आपसी टकराव और मतभेद सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन की एकता केवल मंच तक ही सीमित है, जहां नेता साथ तो खड़े दिखते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह बिखरे हुए हैं। मैं कहूँ अगर उसको वो एक मजबूरी का गठबंधन है बल्कि लठबंधन है। रोजाना उसमें लड़ाई होती रहती है और किसी दिन एक बार इकट्ठे होकर के आते हैं, फिर कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं। कल भी इसी प्रकार हुआ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस गठबंधन का जो एक पार्ट है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें जो उसके प्रमुख श्री राहुल गांधी उसमें थे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए उस गठबंधन में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या रिजल्ट आएंगे ये अनुमान लगाया जा सकता है। 2 डिप्टी सीएम डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का डिप्टी सीएम कौन होगा ये घोषित नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी गठबंधन की गांठें खुली नहीं है, वो लठबंधन की स्थिति में ही है। रजत जयंती को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। इस मौके पर रुड़की के ब्लॉक और तहसील स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके मद्देनजर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील सभागार में अभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम में बड़े स्तर पर मनाने के भी निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सभी विभागों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रोग्राम भी इस दौरान आयोजित होंगे। लेबर पर और हाँ, हम सभी को अवगत है ही कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो या नगर क्षेत्र, नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाई। केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। हरिद्वार के लक्सर में एक गांव ऐसा है जहां गांव में नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गाँव में नालियों गलियों में भी घुटनों तक पानी भर गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें हरिद्वार के लक्सर विकासखंड के बाकरपुर गांव की है, जहां की गलियों में घुटनों तक 4 महीने से पानी भरा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की गुहार तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्थिति तो यह है कि अब गांव वालों को गंदे पानी की वजह से बीमारी का डर सता रहा है, क्योंकि 4 महीने से गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। इसमें 150 मीटर लंबी सड़क है, उसमें पानी भरा पड़ा है 4 फुट की। और जिस खेत में पानी जाता था उस खेत वाले ने उस खेत पे दीवार कर दी, उधर पानी नहीं जा रहा। यातायात बंद है बिल्कुल, मच्छर हो रहा है जी, बीमारी डेंगू फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से परेशान है जी। एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए। गांव के लोगों ने बताया कि कई बार सांसद से लेकर विधायक और उप जिलाधिकारी से लेकर प्रधान तक शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब गांव के लोगों ने लक्सर के एसडीएम सौरभ असवाल को प्रार्थना पत्र देकर गांव में गंदे पानी की निकासी और सड़क बनवाने की मांग की है। का जो है ना, जैसे पानी निकलता है नलकों वो सब जगह इकट्ठा हो रखा है, और जो आगे जो निकासी मेन रोड की है वहाँ को ऊंचा हो रखा है, वो टूट कर सड़क तो बने पानी निकलेगा। तो जो खेत में पानी जाता था उस खेत वाले ने पानी कर दिया बंद,
तो वो समस्या हो रही है। वहाँ पर होगी दीवार, उधर से नहीं पानी जाने का। अब मेन रोड से कोई जाने नहीं दे रहा, तो इसलिए प्रशासन के लिए आए हैं। पर जी रोड बन जाएगी, प्रशासन वहाँ से रोड बनवा रहा है, पानी निकल जाए, ये समस्या। पानी ज्यादा से ज्यादा हो रखा है। बागरपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पहले पतली नाली से होकर पानी किसी के खेत में जाकर गिरता था, लेकिन अब खेत के मालिक ने पानी को रोक दिया है। तो दूसरी तरफ सड़क इतनी ऊंची बनी है कि धीरे धीरे अब गलियों में ही घुटनों से ज्यादा पानी जमा हो गया है। एडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, हमारी समस्या का समाधान हो कुछ। जो वहाँ कम से कम 100-150 मीटर पानी भरा पड़ा 4 फुट ऊंचाई पर। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, डेंगू होने का खतरा, गंदगी बहुत फैली है। जिस खेत में पानी जाता था उसमें मालिक ने दीवार कर दिया, बंद कर दिया। तो हम इस चारे प्रशासन से कुछ समस्या ये है कि जहाँ को ये मेन रोड पर रास्ता जा रहा, उस मेन रोड से रास्ते में पानी निकाल कर जोड़ में ले लिया जा, तो सबकी समस्या का समाधान हो जाए। तो हम एडीएम साहब से या और जितना प्रशासनिक अधिकारी उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी समस्या सुना जाए और ये जो पानी इकट्ठा हो रहा इसका समाधान निकाल कर खड़ुंजे मेन रोड से सीधे जोड़ में गिर दिया जाए। एक तरफ सरकार स्वच्छता मिशन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं लक्सर विकासखंड के बाकरपुर गांव में जल भराव और गंदगी के चलते विकासखंड के अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।